नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो 12 जुलाई 2024 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अरविंद केजरीवाल जी का जो बेल ऑर्डर है उसकी बेसिकली हियरिंग थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया एंड सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल ग्रांट कर दी। तो जैसे आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उनके ऊपर दो केस चल रहे हैं। एक तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का केस जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, एंड दूसरा जो है वो सीबीआई का केस है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड जो सीबीआई का केस है वो करप्शन से रिलेटेड है। तो 12 जुलाई 2024 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी है, वो ईडी के केस में बेल दी है। तो अब आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि जो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वो ईडी के केस से फ्री हो गए। लाइक ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज नॉट एबल टू एस्टैब्लिश अ मनी ट्रायल, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग। उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए इलीगल तरीके से, लाइक जो साउथ ग्रुप है उनसे 100 करोड़ रुपए उन्होंने लिए आम आदमी पार्टी ने, एंड गोवा में कैंपेनिंग में उसको खर्च किया। बट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस चीज को प्रूव नहीं कर पाई। वो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मनी ट्रायल है उसको वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल एकदम सेफ है एंड ही इज इन बेल। बट अभी भी उनको जेल से बाहर वो नहीं आ सकते हैं, बिकॉज लाइक सीबीआई ने उनको ऑलरेडी अरेस्ट कर रखा है। करप्शन का केस उन पे चल रहा है, जिसकी वजह से ही इज स्टिल इन द कस्टडी ऑफ सीबीआई। तो अभी वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। ईडी से तो उनको छुटकारा मिल गया, बट अभी सीबीआई से उनको छुटकारा नहीं मिला। एंड सीबीआई की जो हियरिंग है वो 17 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। उसके बाद वी विल गेट टू नो द प्रोग्रेस। तो बेसिकली इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इस पूरे केस को। एंड डेफिनेटली हम कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, स्पेशली मिस यूज ऑफ सिस्टम, मिस यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज। उस पर डेफिनेटली अपने को फोकस करना है, बिकॉज हम जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं वहां पे लाइक जस्टिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड सिटिंग चीफ मिनिस्टर, लाइक चीफ मिनिस्टर इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो बनता है वो लोगों के सपोर्ट से बनता है। अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो जो लोगों ने उसको वोट किया उसके साथ अन्याय हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियरी, इंडियन जुडिशियरी का यही काम है कि लोगों के साथ अन्याय होने से बचाना है। और यहाँ पे अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ कुछ भी गलत होता है तो करोड़ों दिल्ली वासी, जो दिल्ली के लोग हैं, उनके साथ अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने इनको वोट किया। एंड लाइक द पीपल ऑफ दिल्ली वांट अरविंद केजरीवाल एज द चीफ मिनिस्टर। एंड अगर उस उनको ट्रैक करके बंदी बना लिया जाता है, मतलब एक तरीके से ट्रैक कर लिया जाता है, तो इट इज इनजस्टिस टू द पीपल, बिकॉज पीपल वांट कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को रूल करें एंड नेशन बिल्डिंग का काम करें, लोगों की सेवा करें। एंड उसमें अगर उनको हम ट्रैप करके कुछ भी अगर गलत करते हैं तो वो लोगों के साथ इनजस्टिस होगी। तो उस एंगल को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है, चाहे सीबीआई का हो चाहे ईडी का हो, उसमें काफी सारे लैप्सेस अपने को देखने को मिलते हैं। तो ये जो केस है काफी ट्विस्टेड है। तो वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने यही है कि हु एग्जैक्टली इज अरविंद केजरीवाल। तो बेसिकली अरविंद केजरीवाल इज एन आईआईटीएन। तो आईआईटी रुड़की से इन्होंने बीटेक किया। उसके बाद ये बेसिकली इन्होंने यूपीएससी जैसा एग्जाम भी क्रैक किया, जो कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम। देन ही ज्वाइन द आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये आईआरएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। उसके बाद ये बेसिकली सोशल वर्क में लग गए। इन्होंने अपनी जॉब वगैरह भी छोड़ दिया एंड करप्शन के खिलाफ इन्होंने काफी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। लाइक अन्ना हजारे के साथ हमने इनके मूवमेंट्स भी देखे। एंड उसके बाद ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बन गए। तो आज के टाइम पे ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्लीन है। इनको काफी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। ही इज वेरी पॉपुलर अमॉन्ग द पीपल, क्योंकि एंड ही इज द चीफ ऑफ आम आदमी पार्टी। तो इन्होंने
आम आदमी पार्टी बनाई इन्होंने, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, ये सब लोग मिलके। एंड आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की प्रोग्रेस आप देखिए, दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा में सरकार बनाई। तो आज के टाइम पे बीजेपी एंड कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है। तो कहाँ एक पर्सन जो कि एक आईआईटीएन है, जिसने यूपीएससी जैसा एग्जाम क्रैक किया, इसका मतलब ही इज एन इंटेलेक्ट, ये पढ़े लिखे हैं। एंड देश को पढ़े लिखे नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अभी का जो भारत है उसमें यूथ का पार्टिसिपेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड वहां पे पढ़े लिखे नेता हमको चाहिए, एंड ही इज लाइक हाईली क्वालिफाइड। एंड 2013 के बाद से लाइक ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने, हर बार ये चुनाव जीते। 2024 है, अभी भी ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। इसका मतलब, एंड इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है, इनकी नीयत बिल्कुल साफ है, इनका काम भी बोलता है। क्योंकि अगर आप हम इनका काम देखें, लाइक एजुकेशन सेक्टर को डेफिनेटली दिल्ली का जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या जो एजुकेशन में इन्होंने जो भी किया है दिल्ली के लिए, वो अप्रिशिएबल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। देखो, हम क्रिटिसाइज रॉन्ग मूव्स को करेंगे, अगर कोई अच्छा काम करता है तो डेफिनेटली वी शुड अप्रिशिएट, बिकॉज हमारा, हम सबका गोल क्या है, हम सबका गोल है नेशन बिल्डिंग, हमको लोगों का भला करना है, जनहित। सो दैट इज आवर गोल। एंड इनका जो भी कंट्रीब्यूशन है, लाइक इनका जो भी काम है, दैट इज हाईली अप्रिशिएबल। इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और ही इज लाइक 55 ईयर्स ओल्ड, इनकी जो एज है 55। अब 21 मार्च 2024, क्योंकि 2024 में लोकसभा के जनरल इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए ना, लोकसभा इलेक्शंस 2024। तो उस वो इलेक्शन स्टार्ट होने से जस्ट पहले, क्योंकि अप्रैल मई में इलेक्शंस हुए, जून में रिजल्ट आ गया, तो 21 मार्च 2024 को ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। क्योंकि देखो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, वो जो सेंट्रल एजेंसी है, वो बेसिकली मनी से रिलेटेड फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड को ही डील करती है। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये होता है कि पैसे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाना, इस तरीके से पहुंचाना कि शक ना हो, लाइक इसको हम पहले यहाँ पहुंचाया, ऐसे कर करके उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, सो दैट अगर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि बी को तो पैसे यहाँ से मिले, उसको यहाँ से मिले, कभी हम सोर्स तक ना पहुंच सके। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मेन इंटेंशन क्या है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पैसा पहुंचाना, ऐसे पहुंचाना कि हम सोर्स को हाइड कर दें, कि हमको कभी ये ना पता चले कि वो जो पैसा है उसका मेन सोर्स क्या था। दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग। एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत खतरनाक ऑफेंस हो सकता है, क्योंकि अगर मान के चलो बड़े लेवल पे अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो वो देश की इकोनॉमी को हिला सकती है, दैट इज पॉसिबल। एंड इसीलिए हमारे लाइक वी हैव इन इंडिया लॉज लाइक पीएमएलए जैसा भी हमारे पास कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। एंड बहुत सख्त कानून है, सख्त इसलिए है क्योंकि वो एक इकोनॉमिक ऑफेंस है। क्योंकि अगर कोई भी भारत की इकोनॉमी को हिलाने की कोशिश करेगा मनी लॉन्ड्रिंग करके, तो 140 करोड़ लोगों के साथ अन्याय होगा, 140 करोड़ लोगों को उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। तो उससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? तो एक तो आपने किसी के साथ अत्याचार किया, या किसी के साथ कोई चोरी हो गई, या किसी का मर्डर हो गया, तो वो जो क्राइम था वो तो सिर्फ उस एक इंडिविजुअल के साथ हुआ। बट यहाँ पे अगर कोई इकोनॉमिक ऑफेंस होता है तो पूरे स्टेट लेवल पे या पूरे कंट्री लेवल पे उसका इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलता है। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी सीरियस ऑफेंस, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग में वो कैपेसिटी है। एंड दैट्स वाई पीएमएलए जैसा एक्ट हमको देखने को मिला, जहाँ पे इसको बहुत सख्त तरीके से इसको देखा जाता है, पीएमएलए को। तो बेसिकली ईडी ने इनको अरेस्ट किया मनी लॉन्ड्रिंग में। और मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कैसे इन्होंने करी, तो ईडी ने इन पे यह आरोप लगाया है कि इनकी जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी है, उसको हम दिल्ली लिकर पॉलिसी भी कहते हैं, दिल्ली लिकर पॉलिसी, लिकर मतलब शराब, शराब की इन्होंने एक नीति बनाई थी 2021-22 में। एक्चुअली दिल्ली गवर्नमेंट हर साल अपनी शराब की नीति पब्लिश करती है। तो 2021-22 में जो इन्होंने लिकर पॉलिसी बनाई थी, उसमें कुछ मेजर मॉडिफिकेशंस किए थे, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, जिसकी वजह से इन पे प्रश्न उठे एंड इन पे काफी सारे आरोप लगे, इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा।
अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो भी ये केस था, ये 2022 का केस था भाई। जो शराब पॉलिसी है, लिकर पॉलिसी, ये नवंबर 2021 में लॉन्च हुई थी पॉलिसी। और फिर 2022 में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, एंड 2022 से अरेस्ट होने शुरू हो गए, 2022-23। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ईडी को इतना समय क्यों लग गया अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने में। उसका रीजन भी वैलिड है। ईडी का ये कहना है कि हमने समन्स के लिए भेजा, काफी सारे समन्स के लिए भेजा, वो पेश नहीं हुए, तो हमको मजबूरी में हमको अरेस्ट करना पड़ा। ठीक है, ये भी हम, ईडी का पक्ष बिल्कुल जेन्युइन है, वो भी हम देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ना इसको समझते हैं कि ये जो लिकर पॉलिसी है, इसमें ऐसा क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने। अब 2021-22 की जो लिकर पॉलिसी है, उसमें ऐसा क्या चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सब के सब बिहाइंड द बार्स चले गए। तो ऐसा क्या घपला हो गया, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दिल्ली गवर्नमेंट्स एक्साइज पॉलिसी फॉर 2021-2022। तो बेसिकली आइडिया ये है कि हर साल शराब नीति लॉन्च होती है। तो इससे पहले जितनी भी एक्साइज पॉलिसी थी, लिकर पॉलिसी स्पेशली, उसमें कॉन्सेप्ट ये था कि जो भी दिल्ली में अल्कोहल है, उसको सिर्फ गवर्नमेंट शॉप्स सेल कर सकती है। तो दिल्ली में ये रूल है, दिल्ली में एक लॉ है कि जो भी अल्कोहल आपको मिल रही है, जितने भी अल्कोहल शॉप्स हैं या लिकर शॉप्स, दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट ओन, लाइक गवर्नमेंट शॉप्स। तो बेसिकली आइडिया ये था कि अगर लेट अस सपोज, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, टेंडर निकालती थी। तो गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करती थी कि आप हमारी दुकान संभालिए। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी शॉप्स थी, तो उसमें वो लोगों की हायरिंग करते थे। हायरिंग कैसे करते थे, टेंडर पास करते थे, एप्लीकेशन का कुछ फीस होता था, 21,000 रुपए समथिंग लाइक दैट। आप पहले अप्लाई करो, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको एक दुकान मिलती थी, वो दुकान आपको संभालनी है। और आप अगर वो दुकान संभालोगे तो आपको कुछ उसमें इंसेंटिव्स मिलेंगे, कुछ इस प्रकार का स्कीम था। अच्छा, तो जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, वो पैसे कैसे कमाती थी। एक तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स आते थे, 21,000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते थे, सब तो सेलेक्ट होते नहीं थे, तो वहां से कमाई होती थी। प्लस जो मेन कमाई होती थी, वो एक मार्जिन पे कुछ फिक्स्ड इंसेंटिव्स होते थे। मतलब कि ये रूल था कि जितने भी अल्कोहल की दुकानें हैं, वहां पे मार्जिन फिक्स था कि जो दुकानदार है वो ज्यादा मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं कर सकता था, उसको उसी रेट में सेल करने हैं। एंड वो जो भी मार्जिन है, उसमें से एक हिस्सा दुकानदार को जाएगा एंड एक मेजर चंक सरकार के पास जाएगा। इस तरीके से दिल्ली सरकार अर्निंग करती थी। तो ये एक बढ़िया सिस्टम था, क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम था। क्योंकि सारी की सारी जो शॉप्स थी, वो गवर्नमेंट शॉप्स थी, प्राइवेट प्लेयर्स उसको चलाते थे, मतलब टेंडर ले लेके। एंड फिक्स मार्जिन, फिक्स इंसेंटिव्स, एंड सरकार को कमाई होती थी, क्योंकि देखो सरकार टैक्स से तो कमाती है। अब है ना, अब स्टेट गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अब स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज से भी पैसा कमाती है। लाइक पेट्रोल में भी वो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगाती है, एंड लिकर में भी एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो वो एक स्पेशल टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ टैक्स। वहां से भी सरकार पैसा कमाती है, अच्छा पैसा कमाती है। तो बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। अब फिर दिल्ली गवर्नमेंट को पॉलिसी में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी एक क्वेश्चन है। अच्छा, उसका रीजन ये है कि देखो, दिल्ली सरकार, लाइक आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जितने भी गवर्नमेंट शॉप्स है ना, इट इज लाइक एन ओल्ड स्कूल। देखो, सरकार की जितनी भी चीजें होती है ना, लोग वो थोड़ा सा ट्रेंडी नहीं होती है। लाइक अगर आप सरकार के स्कूल में जाते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो, तो टूटा फूटा होता है, पुराने तरीके का, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर उसका उतना अच्छा नहीं होता है, प्लस उसमें फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है। तो आम आदमी पार्टी का यही कहना था, लाइक कि ये जितने भी गवर्नमेंट की लिकर शॉप्स हैं, वो अच्छी नहीं है, लाइक वो बहुत पुराने जमाने के, टूटी फूटी है, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग हैं, लाइक हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो कभी यहाँ से शराब लेना नहीं चाहते हैं। वो एनसीआर जाते हैं, लाइक वो हरियाणा में गुड़गांव जाते हैं या नोएडा जाते हैं यूपी में। एंड हरियाणा एंड यूपी की लिकर पॉलिसी अलग है, तो वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स भी शराब सेल कर सकते हैं। तो वहां पे जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है, तो ये जितने भी दिल्ली का क्राउड है, वहां से लिकर को परचेज करता है, अल्कोहल को परचेज करता है, जिसकी वजह से सरकार को एक अच्छा खासा नुकसान
झेलना पड़ रहा है। ये पॉइंट था दिल्ली गवर्नमेंट का, आम आदमी पार्टी का। एंड ये भी एक रीजनेबल पॉइंट है, एंड ये बिल्कुल हम मानते हैं, क्योंकि सरकार की चीजों पे हम ज्यादा यकीन नहीं करते हैं। एंड खराब शराब, लाइक क्वालिटी ऑफ द अल्कोहल, क्योंकि लोगों की जान भी चली जाती है ना, ये सब चीजें होती है। तो जो अच्छा क्लास है वो गवर्नमेंट शॉप से लिकर लेना पसंद नहीं करता है। तो ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट था। इसके लिए इन्होंने इस पॉलिसी में बदलाव किया। इसमें बदलाव ये किया कि अब इन्होंने गवर्नमेंट को पिक्चर से हटा दिया। इन्होंने जो लिकर पॉलिसी बनाई 2021-22 की, उन्होंने उसमें प्राइवेट लिकर शॉप्स को मंजूरी दे दी। इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स अपनी खुद की दुकान चला सकते हैं। तो दुकान वो कैसे चलाएंगे? उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब क्या होगा, अब सरकार लाइसेंस देगी, तो लाइसेंस के लिए टेंडर निकलेगा। अब जो अप्लाई करेगा उसको लाइसेंस की एक अच्छी खासी फीस देनी पड़ेगी। लाइसेंस की वो फीस देगा, उसको लाइसेंस मिलेगा, एंड वो अपनी खुद की दुकान अपने हिसाब से, बढ़िया, बड़ी से बड़ी दुकान अपने हिसाब से वो सेट कर सकता है, एंड लिकर सेल कर सकता है। तो डेफिनेटली ये जो मूव है वो प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अगर सड़क दड़क मतलब चमक दमक वाली दुकानें बनाएंगे, तो दिल्ली का जो क्राउड है, जो हाई क्लास क्राउड है, जो गुड़गांव या नोएडा से अल्कोहल खरीदता था, अब वो दिल्ली से ही खरीदेगा। तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। एंड लाइसेंस वाला कंसेप्ट था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, अच्छा, एक अच्छा मोटा पैसा देके आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, एंड यू आर फ्री। अब इसमें एक और थोड़ा यहीं से कंट्रोवर्सी अराइज होती है कि यहाँ पे फिक्स मार्जिन का कंसेप्ट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये प्राइवेट शॉप है। तो प्राइवेट जो ओनर है, शॉप ओनर है, उसके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि वो अपने हिसाब से रेट्स डिसाइड कर सकता है। सो नो फिक्स्ड मार्जिन्स। तो वो रेट्स फ्लक्चुएट कर सकता है, वो मार्केट खराब कर सकता है एक तरीके से। तो इस तरीके की चीजें अपने को देखने को मिली। अब डेफिनेटली अगर दिल्ली के लोग दिल्ली से ही शराब खरीदेंगे तो सरकार को मुनाफा होगा, क्योंकि इसमें भी हर एक सेल्स में एक कट तो ओनर को जाएगा और एक हिस्सा दिल्ली गवर्नमेंट को जाएगा। तो अगर सेल बढ़ेगी तो दिल्ली गवर्नमेंट का मुनाफा बढ़ेगा। तो ये भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, हम इस पॉइंट से एग्री करते हैं कि ये जो नई शराब की नीति थी, उससे रेवेन्यू वाली प्रॉब्लम, लाइक रेवेन्यू इंक्रीज होगा एंड कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा। कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिलेगा कि वो गुड़गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने नियर बाई किसी भी प्राइवेट दुकान से जाके अल्कोहल परचेज कर सकते हैं। ये उनको बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ तक तो अपने को सब सही लग रहा है। तो फिर इतनी कंट्रोवर्सी आई कहाँ से? तो अब हम कंट्रोवर्सी डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक तो नीति अपने को देखने में काफी सही लग रही है कि ठीक है भाई, आपने प्राइवेट प्लेयर्स को लाइसेंस दे दिया, वो अपने हिसाब से लिकर सेल करेंगे। तो गड़बड़ कहाँ हुई? तो जो पहली गड़बड़ थी, लाइक कंट्रोवर्सी, वो ये थी अनड्यू बेनिफिट्स टू लिकर लाइसेंस। मतलब कि लाइसेंस देने में सरकार ने पार्शियलिटी करी। क्योंकि देखो कुछ उसमें क्लॉज थे, क्लॉज ये थे कि कोई भी मैन्युफैक्चरर लाइसेंस नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरर लाइसेंस ले लेगा तो फिर तो वो खराब क्वालिटी की शराब भी मार्केट में चैनलाइज कर सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो कोई भी मैन्युफैक्चरर शराब नहीं बेच सकता, एंड और भी बहुत इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट्स थे। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जिन जिन को टेंडर दिया, लाइक जो साउथ ग्रुप है, क्योंकि साउथ ग्रुप में जो भी आपके ये तेलंगाना के है ना, उस पे इस वीडियो में हम साउथ ग्रुप पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट कंट्रोवर्सी यही है कि साउथ ग्रुप में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं लिकर के, उनको लाइसेंस दे दिया गया। तो यही आरोप लगाया गया आम आदमी पार्टी पे कि आपने लाइसेंस बांटने में भेदभाव किया, आपने कुछ लोगों को फेवर किया। तो ये आरोप है आम आदमी पार्टी पे कि उन्होंने एक अंडर द टेबल डील करी, और उस डील के तहत उन्होंने उनको कहा, जिनको लाइसेंस मिला, कि आप 12% में सेल करो, लाइक 12% का मार्जिन के साथ सेल करो, जिसमें कि 6% तो ओनर को मिलेगा, शॉप ओनर को, और बाकी का जो 6% है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। और वो भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लॉन्डर करके मिलेगा, मनी लॉन्ड्रिंग इनडायरेक्टली, पीछे से, लाइक हमको 6% आप मुनाफा कराओ, ये आरोप लगे। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उठता है कि देखो, हर एक बॉटल की सेल में दिल्ली सरकार तो पैसे कमा ही रही है, क्योंकि ये तो एक रूल है कि हर एक बॉटल की जो भी सेल होगी उसमें एक जो एक्साइज ड्यूटी होगी वो तो सरकार को मिलेगी।
बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, यहाँ पे दिक्कत ये आ गई कि आरोप ये लगे हैं कि ये जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बात हो रही है। और आम आदमी पार्टी में भी मेनली लीडर्स की बात हो रही है, लाइक मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, इन लोगों की बात हो रही है। लाइक तो आरोप ये लगा कि ये जो 6% है ये इनके पास पर्सनली आएंगे, तो ये एक तरीके का करप्शन हो गया। तो करप्शन कैसे हुआ कि भाई 12% का आपने मार्जिन सेट किया, 6% तो आपने शॉप ओनर को दे दिए, और 6% आप आम आदमी पार्टी के लीडर्स को दोगे लॉन्डर करके। ये आरोप है, अभी सिद्ध नहीं हुआ है, ये आरोप है। एंड इतनी एक स्ट्रेंज बात है कि आज 2 साल हो गए, 2 साल से भी ज्यादा हो गए, ईडी लगा हुआ है, अभी तक वो इसको प्रूफ ही नहीं कर पाया। तो इन पे ये भी आरोप लगा है कि साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ रुपीस का फायदा पहुंचाया इस स्कीम के तहत। लाइक 6-6% का मार्जिन आम आदमी पार्टी को देना, तो द टोटल 100 करोड़ का फायदा पहुंचाया। एंड आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपीस दिए लॉन्डर करके इलीगल तरीके से। एंड आम आदमी पार्टी ने उस पैसे को गोवा के चुनाव कैंपेन में लगाया। ये सब आरोप इन पे लगे, जिसके बाद से इनकी नैया डूब गई, आम आदमी पार्टी की नैया डूब गई। क्यों? क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों इनके पीछे पड़ गई। तो ईडी का जो मेन रोल था वो था मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करना। और कितने की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है? 100 करोड़। तो पीएमएलए का जो भी प्रोविजन है वो ईडी उस पे फोकस कर रहा है कि ईडी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए का आरोप लगा है उसको सिद्ध करना है, ईडी को प्रूव करना है कि हाँ 100 करोड़ का ट्रायल उसको दिखाना है। उस पे ईडी काम कर रहा है, 100 करोड़ के ट्रायल पे। एंड डेफिनेटली देखो, अगर मैं दिल्ली गवर्नमेंट की बात करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ, मैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की बात करता हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर की बात करता हूँ, तो 100 करोड़ एक बहुत छोटा नंबर है। मतलब लाइक देखो, हमको थोड़ा सा हमारा दिमाग को ब्रॉड करना पड़ेगा, एक बड़े लेवल पे सोचना पड़ेगा कि अगर लॉ में इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लॉ में इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर इनकी नीयत खराब होती, क्योंकि दे आर इन पावर, तो वाई ओनली 100 करोड़? इनका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं जो जहाँ पे ये पहले कभी फंसे हों, है ना। एंड इनके काम से इनकी नीयत दिखती है कि या दे आर इन्वेस्टिंग, लाइक दे आर वर्किंग सिंसियरली, वर्किंग ऑनेस्टली। क्योंकि दिल्ली की ग्रोथ अपने को देखने को मिल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, मतलब पूरा वर्ल्ड दिल्ली की तारीफ कर रहा है। लाइक दिल्ली के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, या जो दिल्ली की जो भी एजुकेशन में इन्होंने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। इट मीन्स दैट इनकी नीयत, इंटेंशन इनका साफ है। एंड सिंस दे आर इन पावर, अगर इनकी नीयत खराब होती तो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी में अगर घपला करना ही होता तो इस सिस्टम से वो हजारों करोड़ का घपला करते, तब जाके इन पे बहुत सीरियस ऑफेंस आता। अब ईडी ने, मतलब इन पे जो भी आरोप लगे, यहाँ पे 100 करोड़ का नंबर है। एंड सीबीआई क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है? सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है करप्शन चार्जेस, क्योंकि करप्शन एक क्राइम है। एंड यहाँ पे करप्शन कैसे इन्वॉल्व है? इलीगल तरीके से पैसे लेना, और वो भी पैसा पार्टी ले रही है, आम आदमी पार्टी, तो करप्शन हो गया ना, ब्राइब हो गया। ब्राइब इसलिए हुआ कि आप हमको पैसा दो, हम आपको लाइसेंस देंगे, आप ये 12% मार्जिन के साथ डील क्लोज करो, हम आपको लाइसेंस देंगे, तो करप्शन हो गया। करप्शन का मतलब यही होता है कि इलीगल तरीके से पैसे लेके कुछ फेवर करना, कुछ काम करना, दैट इज करप्शन। तो सीबीआई जो है वो करप्शन का केस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सितंबर 2022 में इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया गया था। मतलब इस स्क्रैप का मतलब है कि ये जो नई पॉलिसी थी उसको हटा के फिर से पुरानी पॉलिसी में चले गए, तो पॉलिसी गॉट स्क्रैप। इसका मतलब आज के टाइम पे दिल्ली में जितनी भी शराब मिल रही है, अल्कोहल मिल रहा है, वो गवर्नमेंट शॉप्स में मिल रहा है। एंड वही पुराना सिस्टम, गवर्नमेंट टेंडर देती है प्राइवेट प्लेयर्स को, तो प्राइवेट प्लेयर्स सरकार की दुकानें संभालते हैं। एंड जो भी सेल्स होता है तो एक हिस्सा सरकार के पास जाता है, एक हिस्सा शॉप को जो टेक केयर करता है उसके पास जाता है। तो ये पॉलिसी स्क्रैप हो गई है सितंबर 2022। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को स्क्रैप कर दिया। इसका मतलब ये जो पॉलिसी थी ये 6 से 7 महीने के लिए ऑपरेशनल थी, क्योंकि नवंबर 2021 में ये पॉलिसी ऑपरेशनल हुई। एंड सितंबर 2022 में ये पॉलिसी को हटा दिया गया। अब अपने को थोड़ा थोड़ा फील आया कि पॉलिसी में क्या घपला हुआ था, क्यों आम आदमी पार्टी उस पॉलिसी की वजह से फंस गई, एंड क्यों केजरीवाल अरेस्ट हुए, है ना। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल अरेस्ट हुए।
अब हम कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हैं। सो 21 मार्च 2024, केजरीवाल अरेस्ट। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये जो भी कंट्रोवर्सी है ये तो 2022 से चल रही है, लाइक सीबीआई ईडी सब पिक्चर में आ गए थे, तो केजरीवाल का अरेस्ट 2024 में क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जवाब हमको चाहिए, क्योंकि देखो ईडी के पास एम्पल ऑफ टाइम था, एम्पल ऑफ टाइम। एंड 100 करोड़ भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आपने 100 करोड़ का ट्रायल एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाए। अभी भी जो भी 2024 में भी जो भी हियरिंग होती थी, वहां पे दे आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन लाइक व्हाट्सएप चैट। अब हम व्हाट्सएप चैट को कैसे एक एविडेंस मान लें? व्हाट्सएप चैट बहुत इजीली प्रोड्यूस हो सकता है, बहुत इजीली फेक व्हाट्सएप चैट प्रोड्यूस हो सकता है। तो व्हाट्सएप चैट कभी भी एक वैलिड एविडेंस हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो एक्यूज है, एक्यूज मतलब जो आरोपी है, उसका बयान, वो भी मतलब कोर्ट ऑफ लॉ कभी भी एक्यूज के बयान को सीरियसली नहीं लेती है, तो उसके वो भी बहुत हल्का एविडेंस है। तो इस केस में कोई एविडेंस है ही नहीं, उसके बावजूद भी लाइक अपने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 90 दिन तक जेल में रखा। आपने आम आदमी, दिल्ली के आम आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट? क्योंकि यहाँ पे ईडी पे प्रश्न उठने चाहिए कि भाई आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो, ठीक है, आपको सारी पावर दी गई है, बट आपके कंपेटेंसी पे यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है। कंपेटेंसी पे इसलिए क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि 1.5 साल हो गए, आप ना तो कोई सॉलिड एविडेंस आपको नहीं मिलता है, आप इतने लेट केजरीवाल को समन करते हो। बट केजरीवाल का अरेस्ट तो जेन्युइन है। केजरीवाल का अरेस्ट इसलिए जेन्युइन है क्योंकि ईडी ने काफी सारे समन भेजे। केजरीवाल अगर अपियर होते तो हो सकता है ईडी को अरेस्ट नहीं करना पड़ता। तो ईडी ने केजरीवाल को अरेस्ट क्यों किया? समन करने के लिए किया, उनको कुछ पूछताछ करनी थी सो दैट इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़े। तो अब अपने को पता चला कि केजरीवाल का अरेस्ट क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि ईडी ने 3-4 उनको समन्स भेजे पूछताछ के लिए, इंटरोगेशन के लिए। केजरीवाल अपियर नहीं हुए, जिसकी वजह से ईडी को इनको अरेस्ट करना पड़ा सो दैट वो अपने कस्टडी में लेके उनका समन कर सके। तो डेफिनेटली जब केजरीवाल अरेस्ट हुए तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो 9 अप्रैल 2024, मतलब 21 मार्च से लेके 9 अप्रैल तक ये कस्टडी में थे ईडी के। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया बेल, बेल प्ली था उसको रिजेक्ट कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ये कहना था कि सिंस केजरीवाल समन के लिए अपियर नहीं हो रहे थे, तो अब ईडी क्या कर सकता था? तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा, देयर वाज नो इलीगैलिटी, देयर वाज नो इलीगैलिटी अबाउट द अरेस्ट। एंड जो ईडी है उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि रिपीटेड रिजेक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ईडी के पास कोई सख्त या कोई जिसे कहते हैं ना सॉलिड एविडेंस है नहीं। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल से इन्वेस्टिगेट कर रही है। केजरीवाल को सम्मन करना चाहती थी, केजरीवाल की कस्टडी मिल गई भाई। 21 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक केजरीवाल, जो कि दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर मतलब करोड़ों लोगों का लीडर उनके कस्टडी में है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, आपको जितना सम्मान आपको करना है आप करो, क्योंकि आपकी कस्टडी में भाई सिटिंग चीफ मिनिस्टर आपकी कस्टडी में इतने दिनों तक है। आपको जितना सम्मान आपको करना है आप करो। और आपको उनकी आरती उतारनी है, आपको क्या करना है? मतलब इतने दिन हो गए और आपको उनकी कस्टडी चाहिए। सो दिस इज इलीगल एंड आई डोंट अंडरस्टैंड दिल्ली हाई कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर, इतने करोड़ों लोगों की बात है। इट इज हाईली क्वेश्चनेबल, it is highly questionable, and it is like matter of justice of crores of Delhi people, because our leader, like the leader, वो कस्टडी में है। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रश्न उठा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल प्ली को रिजेक्ट किया एंड और कस्टडी दे दी। लाइक उन्होंने कहा कि नहीं, केजरीवाल शुड बी इन द कस्टडी ऑफ ईडी। अब ईडी केजरीवाल को कस्टडी में रख के क्या कर देगा ये हमको अभी नहीं समझ में आता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है, आर्ग्यूमेंट ये निकल के आता है फ्लाइट रिस्क। देखो फ्लाइट रिस्क का मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम बेल दे देते हैं तो केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास पावर है।
वो सारे सबूत मिटा देंगे। तो हमको एक बात ये बताओ, ये फ्रेश केस तो है नहीं, 1.5-2 साल हो गए इस केस को। उनको जितनी भी सफाई करनी थी वो सब कर चुके हैं भाई। कोई आज 1.5-2 साल हो गए इस केस को, की पुरानी बात है। फ्लाइट रिस्क तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है, फ्लाइट रिस्क का तो कोर्ट ऑफ लॉ कैसे इस चीज को, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को एडमिट कर सकता है? दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि यहाँ पे फ्लाइट रिस्क की कोई बात है ही नहीं। इट इज कंप्लीटली इलॉजिकल टू से द फ्लाइट रिस्क, क्योंकि 1.5 साल में उनको जो भी करना था कर चुके हैं वो। जितनी भी साफ सफाई करनी है या जो भी केस में, है ना, कहते हैं ना सबूत मिटाना, वो सारा काम। आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को इतने दिन तक कस्टडी में रखते हो, आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं उनके अगेंस्ट में, क्योंकि ईडी अगर मनी ट्रायल की बात कर रहा है तो मनी ट्रायल आप दिखाओ ना। और ये बिल्कुल बात सही है कि देखो, आरोप तो कोई भी, देखो पीएमएलए, जो पीएमएलए है उसमें ये प्रोविजन है कि बाय डिफॉल्ट एक्यूज इज गिल्टी। एक्यूज मतलब आरोपी। यहाँ पे लाइक अरविंद केजरीवाल, बाय डिफॉल्ट ही इज गिल्टी, ही हैज टू प्रूव हिज इनोसेंस। क्योंकि नॉर्मल लॉ में क्या होता है ना कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, जब तक हम गिल्टी प्रूफ नहीं करेंगे तब तक वो इनोसेंट है। बट यहाँ पे उल्टा होता है, अगर किसी पे पीएमएलए की धारा लग गई तो ही इज सीन एज गिल्टी, उसको अपना इनोसेंस प्रूफ करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि ईडी के पास कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं, 1.5 साल से वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में रख के वो क्या अचीव कर लेगा? क्योंकि 10 दिन तक कौन सा समन होता है? मैंने तो आज तक कभी 10 दिन तक समन, और दिल्ली हाई कोर्ट फर्दर उनको समन के लिए दे रहा है। एंड हर ईडी का एक ही आर्ग्यूमेंट है, फ्लाइट रिस्क। एंड यहाँ पे फ्लाइट रिस्क का कोई प्रश्न उठता नहीं है। यहाँ पे तो प्रश्न ये उठता है कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर का जो काम है उसमें आप अड़चन डाल रहे हो। क्योंकि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर 10 दिन तक काम नहीं करेगा तो सबसे ज्यादा हानि किसकी होगी? आम आदमी की होगी। क्योंकि आम आदमी ही तो टैक्स देता है। सरकार आम आदमी की वजह से तो चलती है, वो टैक्स दे रहा है, वो वोट दे के अपना लीडर चुनता है, डेमोक्रेसी। एंड यहाँ पे डेमोक्रेसी की मौखरी हो रही है। तो दिस इज हाईली क्वेश्चनेबल। 15 अप्रैल 2024 मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो बेल देने से मना कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ईडी को आदेश देता है कि आप कुछ ठोस तथ्य हमारे सामने पेश करो। आप, क्योंकि आपने अरेस्ट कर रखा है ना केजरीवाल को, तो आप कुछ ऐसे पॉइंट्स रखो कि आप चैलेंज कर सको अरेस्ट को। तो ये होता है। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से बेल नहीं दी। तो अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि आप जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो सॉलिड एविडेंस दो। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। दिल्ली का सिटिंग चीफ मिनिस्टर 21 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में है। ईडी के पास कुछ सॉलिड है नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप कुछ सॉलिड लेके आओ। समन के नाम पे केजरीवाल कस्टडी में है, क्योंकि ईडी का कहना है कि फ्लाइट रिस्क है। यहाँ पे फ्लाइट रिस्क का कोई प्रश्न उठता नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर अगर 20-21 दिन के लिए काम नहीं कर रहा है तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का हो रहा है। इनजस्टिस, इनजस्टिस टू द कॉमन मैन। एंड जुडिशियरी कैसे ये टॉलरेट कर सकता है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इनजस्टिस, दिस इज अ वेरी बिग इनजस्टिस। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट 21 डेज का बेल दे देता है। और वो बेल इसलिए देते हैं सो दैट वो चुनाव प्रचार कर सके। देखो अप्रैल में ही इलेक्शन स्टार्ट हो गए, तो 1 महीना पूरा इनको चुनाव में प्रचार करने नहीं दिया। मई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 21 दिन तक चुनाव प्रचार करिए, और 2 जून जब इलेक्शंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे आप फिर से सरेंडर कर दीजिए। 2 जून को फिर से सरेंडर करने के लिए कहा। अब यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि अगर आपने उनको रिलीज कर दिया तो फ्लाइट रिस्क का जो आर्ग्यूमेंट है वो कंप्लीटली निल हो गया। क्योंकि अगर वो चुनाव कैंपेन के लिए गए हैं तो कुछ भी कर सकते हैं वो, जो भी क्या कहते हैं, छेड़छाड़ है या सबूतों के साथ, इन्वेस्टिगेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लाइक इज फ्री। अच्छा, फ्लाइट रिस्क का एक और मतलब होता है कि वो भाग जाएंगे। अब सिटिंग चीफ मिनिस्टर कैसे भाग सकता है भाई? जो लाइक इतनी पावर होती है कि आप उनका पासपोर्ट जब्त कर लो, एक स्ट्रिक्ट उनको कहो कि आप दिल्ली से बाहर जा ही नहीं सकते।
कम से कम उनकी पावर को तो एक्सरसाइज करने दो, क्योंकि इज द चीफ मिनिस्टर, इज इलेक्टेड बाई पीपल। कम से कम उनको अपने ऑफिस का काम तो करने दो, क्योंकि अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी सफर कर रहा है ना, आम आदमी के साथ इनजस्टिस हो रहा है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर लाइक ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। लाइक प्राइम मिनिस्टर होता है वैसे चीफ मिनिस्टर होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, अगर वही वही अगर काम नहीं कर रहा है तो कौन तो उनके ऑर्डर्स मानेगा? कोई लीडर ही नहीं है। दिल्ली सरकार का कोई लीडर ही नहीं है, तो 25 दिन तक एक तरीके से आपने लॉकडाउन जैसा काम कर दिया, है ना। सुडो तरीके से चीजें रुक गई एक तरीके से, क्योंकि बिना लीडर के कैसे सरकार चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप 2 जून को सरेंडर कर दो। सरेंडर का भी लॉजिक हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता, कस्टडी का लॉजिक ही हमको समझ में नहीं आता कि कस्टडी में लेने की क्या जरूरत है इनको। उसके बाद 20 जून 2024 जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रॉज एवेन्यू रॉज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां पे जो जज है न्याय बिंदु, उन्होंने इनको बेल दे दिया, अरविंद केजरीवाल। एंड काफी अच्छे उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किए। एंड देखो बेल तो बनता ही है ना, क्योंकि ही इज द सिटिंग चीफ मिनिस्टर, ही इज नॉट अ कॉमन मैन। आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। यहाँ पे पार्शियलिटी वाली कोई बात ही नहीं होगी ना, क्योंकि आपको देखो कोई भी पावर में होता है, लाइक चीफ मिनिस्टर अगर पावर में है तो उस पे कितने लोग उसको फंसाने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स कितने बड़े लेवल पे चलती है। तो वहां पे बेनिफिट ऑफ डाउट चीफ मिनिस्टर को देना चाहिए ना, क्योंकि ही इज नॉट अलोन, उसके साथ पूरी दिल्ली की जनता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट तो अरविंद केजरीवाल को यहाँ पे मिलना ही चाहिए ना। या तो फिर मतलब कोर्ट ने ये भी कोर्ट को आदेश करना चाहिए था कि जब तक केजरीवाल कस्टडी में है, ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड समबडी एल्स शुड टेक ओवर एज चीफ मिनिस्टर। बिकॉज आप इमेजिन करो कि स्टेट गवर्नमेंट में लीडर नहीं है, बिना लीडर का सरकार है, तो सबसे ज्यादा इनजस्टिस आम आदमी के साथ हो रहा है ना, क्योंकि आम आदमी मतलब डेमोक्रेसी की मौकरी हो रही है यहाँ पे। अच्छा, इनको बेल मिला। बेल मिलते ही ईडी के जो वकील है वो हाई कोर्ट में गए, दिल्ली हाई कोर्ट। 21 जून 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, मतलब जो ऑर्डर था, बेल ऑर्डर था, उस पर स्टे लगा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब ये भी हमको बिल्कुल बात हजम नहीं हो रही कि बेल इनको क्यों नहीं दी गई। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया बेल पे। एंड 25 जून को दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल देने से इनकार कर दिया, रिजेक्टेड। तो आप 21 मार्च से लेके 25 जून, उसमें बीच में 21 दिन के लिए वो फ्री थे, बट स्टिल लाइक अराउंड 2 मंथ्स तक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कस्टडी में है ईडी के। कस्टडी बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता है, वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द कस्टडी की। कस्टडी में लेने की क्या जरूरत है, प्रोवाइडेड ईडी के पास कोई ठोस सबूत ही नहीं है। क्योंकि जो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो पब्लिक डोमेन में मौजूद है, हमने सारे ऑर्डर्स पढ़े हैं, लाइक आर्ग्यूमेंट्स जो ईडी के वकील ने जितने भी आर्ग्यूमेंट्स रखे हैं। तो एविडेंस में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ही नहीं। व्हाट्सएप चैट रिप्रोड्यूस हो सकता है, एक्यूजर जो एक्यूज है उसका बयान पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। भाई 100 करोड़ का मनी ट्रायल अगर आप नहीं दिखा पा रहे हो तो आपकी कंपेटेंसी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है। इतने साल, मतलब 1 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, 100 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है 100 करोड़। और आप उसका ट्रायल आप नहीं दिखा पा रहे हैं, आप उसका नहीं दिखा पा रहे हैं कि जिसमें कि साउथ ग्रुप के लोगों को इन्होंने दबोच लिया। आपके पास साउथ ग्रुप के लोग आ गए जो जो कि एलिजिड सोर्स है, जिन पे आरोप लगाए कि वहां से पैसा गया है। उसके बावजूद भी अगर आप मनी ट्रायल एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या बात है, गड़बड़ है सब। उसके जस्ट एक दिन बाद, 25 जून हो गया, 26 जून को सीबीआई 26 जून को सीबीआई क्या करती है, केजरीवाल को अरेस्ट कर लेती, क्योंकि अभी तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे, अब सीबीआई ने अरेस्ट कर दिया। अब ये भी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि करप्शन के जो चार्जेस हैं, 2022 का ये केस है, तो उसी टाइम करप्शन दिख गया, एलिजेड मतलब आरोप, एलिजेड करप्शन उसी टाइम दिख गया कि साउथ ग्रुप से अगर पैसा इन्होंने लॉन्डर किया, मतलब फेवर किया एक तरीके से, कुछ लोगों को लाइसेंस दिया पैसे देके। आप 2 साल बाद अरेस्ट कर रहे हो, मतलब कंपटेंसी की यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आप अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशन करोगे तो यहाँ पे जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उन पे भी थोड़ा हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एक तरीके से मिस यूज ऑफ सिस्टम भी सामने आ रहा है
कि सरकार, यहाँ से दिख रहा है हमको ये जितनी भी चीजें हो रही है, हो सकता है कि सरकार अपने इशारों पे सिस्टम को चला रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि केजरीवाल को तो अंदर ही रखो। क्योंकि ये जो अरेस्ट है, इट इज कम्प्लीटली इलॉजिकल। क्योंकि करप्शन आप बहुत इजीली, बहुत पहले प्रूव कर सकते थे, बहुत पहले आप इनको कस्टडी में लेके इनको बिहाइंड द बार्स आप डाल सकते थे। इलेक्शन के दौरान आपने ये सब किया, और इलेक्शन के बाद भी आप उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि अभी हरियाणा में इलेक्शंस होंगे, गुजरात में इलेक्शंस होंगे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सबसे बड़ी बात ये है। और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि चीफ मिनिस्टर नया बन क्यों नहीं रहा है दिल्ली में। विदाउट लीडर स्टेट गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो आप इमेजिन करो कि 3 महीने से कस्टडी में है, पहले ईडी के कस्टडी में, तब सीबीआई की कस्टडी में आ गए। कस्टडी में रखने का मुझे और सीबीआई की कस्टडी तो बिल्कुल भी इलीगल है। ये तो मैं बिल्कुल ओपनली कह सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ मैं इसको, इलीगल। उसका उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो, पीएमएलए में तो चलो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा, मतलब पीएमएलए में फिर भी एक एलिमेंट ऑफ डाउट है, कि अगर उस पर आरोप लग गया तो गिल्टी है। बट सीबीआई ने जो इन पे आरोप लगाए हैं वो पीएमएलए नहीं है, वो नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर वाला है, सीआरपीसी, जो इंडियन पिनल कोड है। तो उसके हिसाब से ही इज इनोसेंट, केजरीवाल इज इनोसेंट। तो सीबीआई की जो तहकीकात चल रही है उसके हिसाब से केजरीवाल इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। एंड आप एक इनोसेंट को आप अरेस्ट कस्टडी में ले रहे हो, दैट इज नॉट वैलिड। वो भी 1.5 साल बाद, दैट इज नॉट वैलिड। क्योंकि देखो, अगर आप से, देखो सीबीआई से डेफिनेटली गलतियां हुई है, तो आप उनको समन करो, आप उनको इंटरोगेट करो, बट कस्टडी में लेने की क्या बात है, वो हमको बिल्कुल भी अब इन सब के बीच में एक रिलीफ ये मिला कि कम से कम 12 जुलाई 2024 इस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दिया। लाइक सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड बेल, और बेल दिया ईडी के केस में, जो ईडी का जो इनपे था केस, मनी लॉन्ड्रिंग का। एंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि पीएमएलए एक ट्रैप है, पीएमएलए एक बहुत बड़ा ट्रैप है। तो कम से कम अगर ईडी के केस से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, इसका मतलब पीएमएलए के ट्रैप से केजरीवाल बाहर निकल गए। क्योंकि जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीआरपीसी, उसमें तो केजरीवाल बहुत सेफ है। क्योंकि भाई अगर आप 100 करोड़ का ट्रायल ही एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, तो सीबीआई विदाउट प्रूफ, विदाउट एविडेंसेस, विटनेस लाइक एक्यूज के बयानों के दम पे, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट के दम पे बिल्कुल भी नहीं अपना केस प्रूव कर सकती है। तो सीबीआई का जो केस है वो तो बहुत वीक है ऑलरेडी। ईडी का केस स्ट्रॉन्ग था पीएमएलए की वजह से। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी, तो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अरविंद केजरीवाल। एंड ये देखो कितने एक हमारा सिस्टम दिखाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ये एडमिट करता है कि ईडी के पास कुछ स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं है। अब हमारा सबसे बड़ा यही प्रश्न उठता है कि 1.5 साल से ईडी इतना इसमें केस में लगा हुआ है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। 90 दिनों तक उसने सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अपने कस्टडी में दिया। उसने मजाक बना दिया सब पूरे सिस्टम का, क्योंकि उसके पास कुछ ठोस है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज प्रूव कर दी ना, क्योंकि बेल देने का मतलब यही है कि पीएमएलए जैसे चीज में, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएलए अगर लगा है, उसका ही एविडेंस ईडी के पास नहीं है। ईडी कन्विंस ही नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट को। तो एक तरीके से करोड़ों लोगों के साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि सिटिंग चीफ मिनिस्टर कस्टडी में है, कोई लीडर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट का। तो दिस इज अनबियरेबल, लाइक इट्स वेरी वेरी बैड। एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग इसमें ऑब्जर्वेशन है, लाइक 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर रिजर्व किया था, उसका रिजल्ट, लाइक वो ऑर्डर 12 जुलाई को सुनाया। तो मतलब ये भी हमको बिल्कुल बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे प्रायोरिटी की बात अगर हम करें, तो अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर का केस टेबल पे है, तो उसको सबसे ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए ना। क्योंकि देखो, सुप्रीम लाइक जुडिशरी का काम क्या है? जस्टिस को अपहोल्ड करना, जस्टिस, न्याय। अगर चीफ मिनिस्टर की बात आती है, तो वहां पे करोड़ों लोगों की बात आती है, बिकॉज ही इज एन इलेक्टेड कैंडिडेट। अगर उसको भी हम ऐसे एक आम आदमी की तरह के ट्रीट करें, तो नुकसान तो कितने करोड़ों लोगों का नुकसान हो रहा है ना। क्योंकि अगर वो 17 मई को अगर ये केस सुना दिया जाता, या थोड़े दिन बाद सुना दिया जाता इसका ऑर्डर, तो बहुत पहले ही बेल मिल जाती। और कितना अभी तक
दिल्ली में काम हो चुका होता, क्योंकि अभी तो इनके बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं, 90 दिनों से केजरीवाल के बिल्कुल हाथ बंधे हुए हैं। कितनी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, कितनी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस, बजट या जो भी है, 90 दिनों तक अगर चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है तो दिल्ली का स्टेट गवर्नमेंट का क्या हाल है आप इमेजिन करो। तो ये सब बिल्कुल भी समझ के बाहर है। अच्छा, बेल मिल गई बट स्टिल अभी भी केजरीवाल इज इन कस्टडी ऑफ सीबीआई। अभी भी केजरीवाल इज इन कस्टडी ऑफ सीबीआई। ओके साथियों, तो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स एंड आल्सो लाइक हाउ अरविंद केजरीवाल गॉट डिटेन्ड एंड कैसे उनके साथ चीजें अक्कर हुई। एंड यहाँ से अपने को डेफिनेटली एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है, एंड ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द कंडक्ट ऑफ सेंट्रल एजेंसीज या मिस यूज ऑफ सिस्टम या मिस यूज ऑफ एजेंसीज। ये सारे बहुत बड़े प्रश्न यहाँ पे उठ रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी भारत के स्कॉलर्स हैं जो समझ रखते हैं इन सब चीजों की, वो डेफिनेटली इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छे से वॉच करें। एंड ये चीजें डिस्कशन, मतलब मेन स्ट्रीम डिस्कशन में ये सब चीजें आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप इमेजिन करो कि दिल्ली गवर्नमेंट 90 दिनों तक बिना चीफ मिनिस्टर के चल रही है, कि कैसे हम बर्दाश्त करें। लाइक ये तो मजाक बन गया है डेमोक्रेसी का, क्योंकि यहाँ पे सफर कौन कर रहा है? आम आदमी कर रहा है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट अस। आप डिस्क्रिप्शन पे आपको एक यूपीआई की लिंक मिलेगी, आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करिए हमको, सो दैट हम इसी तरीके से एक हम अपनी आवाज उठाएं एंड एक सिस्टम को इन प्लेस लेके आए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो हम उसको सही करें। एंड डेमोक्रेसी में सही करने का तरीका यही है कि आवाज उठा के, कि आप पहले उस चीज को नजर में लेके आओ कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, सो दैट एक बार वो चीज नजर में आएगी तो लोगों को अपनी गलती रियलाइज होगी या अंदाजा होगा कि हो क्या रहा है, तो अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमको ज्यादा से ज्यादा आप सपोर्ट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।